बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। अपने काम में मेहनत करना और सफल होना आप किसान भाई बहनों के जीवन का एक हिस्सा होता है। और चूंकि हम लोग हर रोज़ आपसे मिलते हैं, हमारा कार्यक्रम आपके काम में सहयोगी होता है, इसलिए आपके साथ साथ हम भी सफल होते हैं, हमारा कार्यक्रम भी सफल होता है। तो चलिए इस कामना के साथ कि आप ऐसे ही निरंतर सफल होते रहे, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है उद्यान विकास योजना। राज्य के किसान दलहन और तिलहन की खेती के लिए ले सकते हैं अनुदानित कृषि यंत्र और पिछात पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद लेट ड्रमहेड। अब समाचार विस्तार से। राज्य में उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बागवान, उद्यान मित्र और किसानों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण तथा युवाओं को 90 दिवसीय माली प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही मिर्च, ओल, अदरक, पपीता की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, टिश्यू कल्चर से केला और स्ट्रॉबेरी की खेती, गृह वाटिका की स्थापना, सब्जी की तकनीकी खेती का प्रत्यक्षण, मशरूम कीट वितरण, पॉली हाउस और फल, फूल और पौधों का बिचड़ा उत्पादन के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के कई जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य में दलहन और तिलहन की खेती के लिए किसानों को 40 से 50% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि यंत्रों में पावर नैपसेक स्प्रेयर, मैनुअल स्प्रेयर, रोटावेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, साधारण हल, सीड स्टोरेज बिन, सीड ट्रेनिंग ड्रम, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट, पाइप और रेन गन शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसान समेकित कृषि प्रणाली से अच्छा लाभ ले सकते हैं। समेकित खेती में जमीन की उपलब्धता, आकार, प्रकार और उपलब्ध कृषि संसाधनों का ख्याल अवश्य रखें। कम जमीन हो तो साल भर अपने परिवार के जीवन यापन के लिए चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन लगाएं। सिंचाई की सुविधा हो और ज़्यादा जमीन हो तो सब्जी, फल सहित अन्य सभी जरूरी फसलों की खेती कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली है अगर किसानों के पास में कम भूमि है तो सबसे पहले किसानों का जो रहता है कि वो पहले अपना खुद का जो घर में खाने के लिए धान्य है या दलहनी है या आप ऑयल सीड्स है, उनको अपने घर में खाने के लिए कैसे उत्पादन वो अपना लाइवलीहुड के लिए कैसे कर पाएँ, तो उसकी तरफ पहले ध्यान देना चाहिए कि अपना जो सुदूर में जो गाँव में किसान रहते हैं तो अपना खाने के इस्तेमाल में आने वाली सभी चीज़ों को ज़रूर लगाएं ताकि आपको बाज़ार पर निर्भर ना रहना पड़े। उसके बाद में जब आपको लगता है कि नहीं हमारे पास थोड़ा ज़मीन ज़्यादा है जिससे हम व्यावसायिक खेती भी कर सकते हैं, उस अवस्था में आपको अपनी ज़मीन का किस अवस्था में आपकी ज़मीन है, वहाँ पानी की सुविधा कैसी है और ज़मीन की उर्वरकता कैसी है, उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपको हाई वैल्यू क्रॉप लेना है। अगर अच्छा पानी है ये है तो आप अच्छी हाई वैल्यू सब्जी के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको पानी की सुविधा कम है, आपका भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है, तो आप उस समय दलहनी फसलों में या जो फल आधारित प्रणाली, कृषि प्रणाली में आप लोग जा सकते हैं, जिससे कि आपको कम पानी में भी अधिक उत्पादन मिल सके और अधिक आय आप लोग कमा सकें। राज्य के जो किसान पत्ता गोभी की पिछात खेती करना चाहते हैं वे वर्तमान तिथि से लेकर दिसंबर तक फसल लगा सकते हैं। पिछात पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लेट ड्रमहेड या सबवाय कैबेज लगाएं। पत्ता गोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पिछात पत्ता गोभी से ज़्यादा उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लेट ड्रमहेड या सबवाय कैबेज लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
किसान भाई, आप यदि मूंगफली की खेती करते हैं तो छिलके से दाना को अलग करने के लिए कृषि उपकरण ग्राउंडनट डिकोटिकेटर की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में जैविक विधि से कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाइयों, बैगन का पौधा लगाने के 25 दिन बाद 125 किलोग्राम नीम की खल्ली और 60 दिन बाद भी 125 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें तथा उससे मिट्टी से ढक दें। इससे बैगन में कीटों का प्रकोप नहीं होगा और उपज भी बढ़ेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, मौसम में ठंड बढ़ रहा है और ठंड के मौसम में हमें अपने पशुधन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो किसान भाई बहन बकरी का पालन कर रहे हैं, अगला कार्यक्रम उनके लिए है। कैसे रखें हम अपने बकरियों का ठंड में ध्यान ताकि उन्हें रोग से बचाया जा सके, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। ऐसे पशुपालक जो बकरी पाल कर रखे हैं और उन्हें अब कुछ दिक्कत होने की संभावना नज़र आ रही है क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है, उनके लिए आज हम विशेष जानकारी लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विशेष जानकारी देने के लिए डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ठंड का मौसम आ रहा है और जैसे जो पशुपालक बकरी पाले हैं वो इस वक्त में क्या सावधानी बरतें और क्या चीज़ वो अपने बकरियों को विशेष तौर पर देखभाल के तौर पर दें। ठंड के मौसम अभी आ चुका है, एक तरह से कह सकते हैं, और बहुत सारे हमारे ज़्यादातर किसान भाई बकरी पालन से जुड़े हैं, चाहे ग्रामीण परिक्षेत्र में हो या शहरी परिक्षेत्र में हो। तो इस समय ठंड का जो मौसम है, इस समय थोड़ी सी सावधानी बरतने से वो जो परेशानियां होती है, खास करके जो छोटे बच्चे जो होते हैं उसकी मृत्यु दर बढ़ जाती है या बकरियां बीमार हो जाती है, उत्पादन क्षमता में कमी हो जाती है, तो उसको हम थोड़ी सी सावधानी बरत करके इसको हम कम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है कि हम लोग आवास, आहार के साथ साथ बीमारियों से बचाव की बात भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आवास जो है बहुत ही ज़रूरी है ठंड के मौसम में, क्योंकि आप कितना भी अच्छा अभी वैक्सीनेशन दे रहे हैं या खाना पीना दे रहे हैं, लेकिन अगर आवास अच्छा नहीं है, वातावरण का तापमान बहुत कम हो गया, तो उस समय ठंड लगने की संभावना होती है और ठंड लगने के बाद फिर उसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बकरी पालक परेशान होते हैं। तो आवास में थोड़ी सी बदलाव करने की ज़रूरत होती है कि जहाँ भी आवास टूटा फूटा है उसको ठंड से पहले अच्छी तरह से ठीक कर लें। ठंडी हवाएं जो रात में चलती है जिससे अंदर का तापमान जो है काफ़ी कम हो जाता है, उस तापमान को कम करने के लिए जो भी क्रैक्स है, जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, रात के समय में अच्छी तरह से बंद कर लें ताकि अंदर का जो वातावरण है वो कम नहीं हो। लगभग 20 से 25 डिग्री जो सेल्सियस है वो तापमान अंदर का वातावरण होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो अगर छोटे छौने हैं, छोटे बच्चे हैं, किड्स जो बोलते हैं, तो वहाँ पे है या मादाएं हैं, तो उस समय बकरियों के लिए आप पुआल की व्यवस्था करते हैं ज़मीन पे, क्योंकि ज़मीन ठंडा होती है और शरीर जब उससे टच होता है तो शरीर का तापमान जो है उसी हिसाब से कम होने लगता है। तो अगर आप पुआल बना देंगे तो ठंड के मौसम में उसको काफ़ी राहत मिलेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे बदलाव करके ठंड के मौसम में आवास की थोड़ी सी व्यवस्था करके उसको आप अंदर का वातावरण जो है वो ठीक रख सकते हैं। जाड़ा आता है तो बकरियों में कुछ बीमारियां भी दिखने लगती हैं, तो वो कौन सी बीमारी हैं और उससे किस तरह से हमारे किसान भाई बच सकते हैं? बकरी ठंड के मौसम में देखा जाता है, बकरियों में जो ठंड का मौसम जब होता है तो कुछ खास बीमारियां जो होती है ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है। तो इससे बचाव के लिए आवास और आहार की व्यवस्था भी करनी चाहिए। आहार में संतुलित आहार, ठंड के मौसम में जब देखा जाता है कि घास कम मिलने लगती हैं या जो पौष्टिक आहार उसको जब कम मिलने लगते हैं तो वैसी बकरियाँ ठंड से ज़्यादा प्रभावित होती है। तो जब हरे चारे की उपलब्धता जब कम हो तो उस समय बकरी पालक को कोशिश करना चाहिए कि 50 से 100 ग्राम संतुलित आहार प्रतिदिन जो है बकरियों को दें।
या फिर जो छोटे बच्चे हैं 3 महीने के 4 महीने के बच्चे हैं उसको भी 25 से 30 ग्राम दाना जो है उसको अगर संतुलित आहार देते हैं तो जो ठंड के मौसम में जो होने वाली समस्या है उससे बच सकते हैं। उसके बाद जब हम बीमारियां की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई इस समय ठंड के मौसम में कुछ बीमारियां होती है, जैसे निमोनिया होने की संभावना होती है। निमोनिया में देखा जाता है नाक से पानी आने लगता है, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उससे बचाव के लिए आवास और आहार दोनों की व्यवस्था करनी चाहिए कि निमोनिया ठंड के मौसम में सिर्फ उसको सही वातावरण, सही तापमान दे करके ही उसको हम बचा सकते हैं। दूसरा, ठंड के मौसम में खुरहा जो बीमारी होती है FMD, इसकी संभावना भी अधिक होती है। तो खुरहा की बीमारी के लक्षण हमारे किसान भाई जानते होंगे, पैर में घाव हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और जो किसान जो होते हैं, जो बकरियां जो होती है वो उससे प्रभावित होते हैं। जो गर्भवती हैं उसमें गर्भपात होने की संभावना होती है, और बढ़ने की क्षमता, बच्चा देने की क्षमता में काफ़ी कमी होती है और काफ़ी लॉस होता है। तो इससे बचाव के लिए FMD टीकाकरण हमारे किसान भाई कर सकते हैं। पहला जो टीका है जो 3 महीने की उम्र में कर सकते हैं, और उसके बाद हर 6 महीने में उसको टीकाकरण करके इससे बचा सकते हैं। दूसरी जो एक बीमारी है ठंड के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है, जो फुट रॉट बीमारी कहते हैं। फुट रॉट होता है कि ठंड के मौसम में जब देखा जाता है कि अंदर का जो वातावरण है या फिर जो ज़मीन है वो गीला होता है, और उसका जो खुर है वो हमेशा गीला रहता है, तो उस समय धीरे धीरे उसमें सड़न होने लगती है, और सड़न होने के साथ साथ पैर उसका ख़राब होने लगता है, और इससे दूसरी जो है बीमारियां भी, संक्रमित बीमारियां भी होने लगती है, और इससे बकरी जो है मरने लगते हैं। तो फुट रॉट से बचाने के लिए जो फ्लोर है, आवास का जो ज़मीन है, उसको सूखा रखें, साफ़ सुथरा रखें। और देखा जाता है कि बकरियों के लिए मचान बनाना भी काफ़ी अच्छा होता है। यदि बकरियों के लिए जो बांस का अगर मचान बनाते हैं 4-5 फीट ऊपर, तो बकरियां उस पर जा कर के बैठती है, तो जो है कि देखा जाता है कि जो फ्लोर जो ठंडा होता है, गीला होता है, उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे वो बच सकते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये सब जो बीमारियां हैं, विषाणु जनित और जीवाणु जनित जो बीमारियां हैं, इसके अलावा कृमि की समस्या भी ठंड के मौसम में अधिक होती है, अंतः कृमि हो या बाह्य कृमि हो। बाह्य कृमि की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको हमारे किसान भाई खस्सू कहते हैं, जिससे बालों का झड़ना, खुजली होना और बकरियों में बेचैनी होना, खाना पीना कम कर देना, ये सब उसके लक्षण हैं। तो ये जो खस्सू या जो इक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं, इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाई डॉक्टर की सलाह लेकर के आइवरमेक्टिन दवा 1 ml दवा 50 किलो वजन पर चमड़े में अगर देते हैं, तो इससे जो है कि ये खस्सू जो बीमारी होती है उससे हम बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा घरेलू दवा भी आप बना करके, जब बकरियों में खुजली जैसी समस्या शुरू होती है, खास करके ठंड में देखा जाता है, तो उस समय जो है कि करंज का तेल जो है आप 50 ml ले लें, नीम का तेल 50 ml ले लें, 10 ग्राम कपूर, 10 ग्राम गंधक, इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर जो जहाँ पे खुजली हो रही है या फिर पूरे शरीर में, बाल के जड़ में ये दवा अगर लगाते हैं तो इस समस्या से आप निदान पा सकते हैं। आपने काफ़ी अच्छे से बताया हमारे किसान भाइयों को कि आप किस तरह से ठंड के मौसम में अपने बकरियों को बीमारी से बचा सकते हैं। आशा करती हूँ हमारे जो किसान पशुपालक हैं आपको काफ़ी इससे लाभ होगा। आपने अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। ये समय है जब हम अपने रबी फसलों के लिए खेतों की तैयारी करते हैं। अगर रबी के गेहूं की अच्छी फसल लेनी है तो खेतों की तैयारी कैसे करें, पूरी जानकारी अगले कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं रबी मौसम में गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर परवेज़ आलम। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी हमारे किसान भाई गेहूं की बुआई करने वाले हैं वो खेत की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, ये गेहूं का जो बुआई का समय है वो बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, और हमको लगता है कि अभी खेत में वो जो खरीफ में जो लगाए हैं धान की फसल या कोई अन्य फसल, वो ज़रूर काटने की सोच रहे होंगे, है ना। तो इंतज़ार करें कि आपका फसल कट जाए और यथाशीघ्र उसको काट करके और फिर आप गेहूं के फसल के बारे में सोचें। जैसा कि आप जानते हैं हमारे झारखंड में किसान भाई 2 तरह से गेहूं लगाते हैं, एक हल्के पीछे लगाते हैं और दूसरा जो है वो जीरो टिलेज के माध्यम से लगाते हैं। दोनों किस्म के गेहूं के लगाने में खेत की तैयारी जो होती है वो अलग अलग ढंग से होती है। अब हम बताते हैं पहले आपको कि मान लीजिए कोई किसान जो है वो चाहते हैं कि नहीं, वो हल के पीछे गेहूं का फसल लगाएंगे, तो उसके लिए खेत की तैयारी हम कैसे करें। तो उसके लिए ऐसा है कि जो पहले का जो फसल है उसको आप वहाँ से उसके जितने भी पुआल हैं, जितने भी
खरपतवार उगे हुए हैं उसको आप वहाँ से अच्छी तरह से साफ़ कर दें, और साफ़ करने के बाद उसमें 2 से 3 बार कम से कम देसी हल से जुताई करें, है ना। मैंने कहा 2 से 3 बार। और जब देसी हल से जुताई कर लें तब उस पर कम से कम 3 से 4 बार आप पाटा चलाएं। 3 से 4 बार पाटा चलाने के लिए हम इसलिए कहते हैं ताकि मिट्टी की जो संरचना है वो बिल्कुल पाउडर की जैसी हो जाए, है ना। ये कहावत भी है, हमारे किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि गेहूं का खेत तैयार करने के लिए जो मिट्टी की संरचना होती है वो ऐसा होती है कि वो पाउडर जैसा दिखे। यानी कहावत है ढेले चना मैदे गेहूं। यानी चना का अगर फसल लगा रहे हैं तो ढेला ढेला जैसा भी मिट्टी है तो उसमें चना हो जाएगा, लेकिन अगर उस ढेला वाले मिट्टी में गेहूं का हम सीड डालेंगे तो वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होगा और फसल बिल्कुल वहाँ अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमको ये कोशिश करना है कि मैदे जैसा उसका संरचना मिट्टी को कर देना है। नंबर 1 हुआ। नंबर 2 हुआ कि खेत को पूरी तरह से अच्छी तरह से समतल करना है। समतल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप जब गेहूं लगाएंगे तो उसमें आपको इरिगेशन देना होगा, सिंचाई करना होगा। और सिंचाई करने के लिए अगर ज़मीन में ढाल है या बीच में गड्ढे हैं तो क्या होगा कि जो पानी देंगे तो वो गड्ढे में जाके जमा होगा और आपका जो वहाँ का जो फसल है वो बिल्कुल सड़ जाएगा, है ना। और समतल इसलिए हम कह रहे हैं कि जब आप पानी किसी एक तरफ से दें तो एक समान पूरे खेत में ये पानी फैल जाए, ठीक है। तो गेहूं ज़मीन का समतल होना और ज़मीन में किसी प्रकार का गड्ढे ना होना, ये ज़रूर आप सुनिश्चित करेंगे और कोशिश करेंगे कि 15 नवंबर से पहले 3 से 4 बार हल से आप जुताई करें और 4 से 5 बार कम से कम पाटा चलाएं ताकि आपका जो गेहूं लगाने के लिए जो ज़मीन है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। अगर हम बात करें कि प्रभेदों की कि कौन से प्रभेद लगाना सही होगा, किस तरह की ज़मीन में, जैसे ऊपरी ज़मीन, निचली ज़मीन, तो किस प्रभेदों को किस तरह की ज़मीन में हमारे किसान भाई लगाएं इससे उन्हें अधिक मुनाफा प्राप्त हो? जी हाँ, मैं प्रभेद पर आऊँगा, लेकिन अभी एक जो और तरीका जो झारखंड में प्रचलित है वो है 0 टिलेज से गेहूं की बुआई। तो 0 टिलेज हम चाहेंगे किसान भाई को करना, और 0 टिलेज करने के लिए सबसे अच्छा है कि ये उस खेत में किया जाता है जहाँ पर पहले से धान की फसल खड़ी है, ठीक है। तो धान की फसल जब पक के तैयार हो जाए तो आप क्या करें, उसको ज़मीन से सटा के काट लें, है ना। ऐसा काटें कि उसका जो नाड़ा है वो 2 से 3 इंच का ही बचे, और अच्छी तरह से खेत को आप साफ़ कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें ये फ़ायदा है कि जब आप देखिए जब धान की फसल खड़ी रहती है तो क्या होता है कि नमी ज़मीन के नीचे रहती है। तो अगर आज आपने काटा और कल अगर आप 0 टिलेज से गेहूं का आप बुआई कर देते हैं तो आपका एक इरिगेशन जो है बिल्कुल बच जाता है। यानी जो जन्मने के लिए या अंकुरन के लिए या जर्मिनेशन के लिए जो पानी चाहिए वो आपको आवश्यकता नहीं होती है और एक पानी का बचाव हो जाता है। तो इस तरह से करें कि वो ज़मीन को एकदम सटा के काटें, किसी तरह का खरपतवार वहाँ नहीं रहने दें ताकि ज़मीन बिल्कुल साफ़ हो जाए। और कोशिश कीजिए कि आज अगर आप कटिंग करते हैं, मतलब धान की फसल को वहाँ से हटाते हैं, तो कल या परसों मैक्सिमम आप वहाँ पे डछों के माध्यम से 0 टिलेज से आप गेहूं को वहाँ लगा सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कुछ महत्वपूर्ण प्रभेद के बारे में, तो बहुत सारे प्रभेद हैं गेहूं के जो जैसे सिंचित अवस्था में अच्छी करते हैं, कुछ असिंचित अवस्था में अच्छी करती हैं। तो जो सिंचित अवस्था के लिए है वो हमारे किसान भाई DBW 34, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे HI 1563 असिंचित अवस्था के लिए, K0307, है ना। इस तरह के जो प्रभेद हैं जो आपको आसानी से सुलभ तरीके से आपको मिल सके, उसको ले करके ज़रूर खेत में लगाएं ताकि आपका उत्पादन सही है। मैं अंतिम में ये चीज़ कहना चाहता हूँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गेहूं का जो बुआई है वो 15 से 30 नवंबर के बीच में किसी भी हाल में कंप्लीट कर लें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको लाभ होगा और आप अपने फसल में अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करेंगे। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, धन्यवाद। किसान भाइयों, आपका भी धन्यवाद। तो देखा किसान भाई बहनों, अगर हम थोड़ी सी जानकारी के साथ काम शुरू करें तो अप्रैल के महीने में जब हम अपनी रबी फसलों की कटाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छी फसल मिल पाएगी।
तो इसके साथ ही आज हम अपने कार्यक्रम का अंत करते हैं और लेते हैं आपसे विदा इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी बात हमें जरूर लिख भेजेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।